नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राष्ट्र निर्माण चुनौतियां और समाधान पाठ के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ था। सदियों की गुलामी के बाद देश ने स्वतंत्रता की नई सुबह देखी, लेकिन यह आजादी अपने साथ अनेक चुनौतियां भी लेकर आई। एक और पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तो दूसरी ओर भारत विभाजन के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मुख्य थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कुशल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के बल पर इस चुनौती का सफलतापूर्वक समाधान किया। इस अध्याय में दिए गए प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन प्रश्नों का भलीभांति अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न उत्तर के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और उसके समाधानों को विस्तार से समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूं। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया जाता है, अर्थात मजबूत किया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता स्थापित करना और देश के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली मुख्य चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की मुख्य चुनौती थी, अर्थात एकता और विविधता का संतुलन। मतलब भारत में भिन्न भिन्न जातियों, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनको एकता के सूत्र में कैसे रखना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा था कि लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि आजादी से पहले भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं था। तो पहली बार लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकार वगैरह वगैरह जो भी जरूरी काम थे, उसको करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आपको पता हो कि पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। भारत विभाजन के कारण बताइए, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत विभाजन के जो मुख्य जो कारण थे कि अंग्रेजों ने फूट डाली और शासन करो की नीति अपनाई, नंबर एक। और दूसरी, जो मुस्लिम लीग द्वारा दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, लेकिन बाद में बहुत से मुसलमान भारत में ही रुक गए। तो मतलब ये देश विभाजन का जो नारा मुस्लिम लीग ने दिया था, यहाँ पर भी भारत के लोग ठगे गए। तीसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद, इसके कारण भी देश का बंटवारा हुआ। सांप्रदायिकता और धार्मिक तनाव, मतलब धर्म के आधार पर बहुत से दंगे हुए। ठीक है। और पाकिस्तान ने 1940 में जो लाहौर, पाकिस्तान की जो पार्टी थी मुस्लिम लीग मुसलमानों की, उन्होंने 1940 में लाहौर में प्रस्ताव पारित किया था कि हमारी ये अलग राष्ट्र, अलग देश बनाया जाए। ये प्रश्न पहले आता था, बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा हट के आएगा, क्योंकि धारा 370 को कब और किसने हटाया। पहले आता था कि धारा 370 के बारे में आप क्या जानते हैं, तो धारा 370 को भारत की संसद ने, ठीक है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा आती है, तो भारत की संसद ने इसको हटाया, समाप्त किया था। और ये जो किसने हटाया, तो भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह ने संसद में पेश किया था। ये डेट थी 5 अगस्त 2019 में। ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए थे, उसको केंद्र शासित प्रदेश मान लिया था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, दो, एक राज्य के 2 केंद्र शासित अंग बन गए थे। राष्ट्र निर्माण के समय नेहरू का क्या दृष्टिकोण था? राष्ट्र निर्माण के समय नेहरू का जो दृष्टिकोण था, बहुत ही आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत में समाजवाद हो, लोकतंत्र हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, और राष्ट्रीय एकता के बहुत ज्यादा समर्थक थे। शिक्षा, विज्ञान और उद्योगों को बढ़ावा देना उनका मुख्य मतलब वो था, दृष्टिकोण था। नेहरू की विदेश नीति के बारे में बताइए। सिंपल सी, कि भारत जब देश आजाद हुआ तो पूरा देश जो था 2 गुटों में बंट गया था। ठीक है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने किसी भी गुट में जाने की नीति अपनाई, उसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष नीति। ठीक है। और पंचशील के सिद्धांतों का पालन किया। ये समझौता चीन के साथ हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री ने समझौता किया था 1954 में। विश्व शांति को बढ़ावा देना, ये भी हमारी विदेश नीति का अब भी जब बीजेपी की सरकार है, फिर भी हमारी ये पंचशील नीति को अपनाते हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना।
भाषा का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, भाषा जो है हमारी, जैसे हिंदी भाषा, इसकी राजनीतिक व्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि भाषा के आधार पर भी हमारे राज्यों का निर्माण हुआ है, पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, लोग अपनी सांस्कृतिक क्षेत्रीय पहचान व्यक्त करते हैं। भारत में भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठी है, जिसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता के समय, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसकी बात हो रही है, भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। ये रियासतें आकार और शक्ति में एक दूसरे से बहुत अलग थी, कुछ बहुत बड़ी, कुछ शक्तिशाली थी और कुछ बहुत छोटी थी। इन सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके प्रयासों से ये सारा संभव हो पाया था। फिर भी 3 रियासतें रह गई थी, उसको बड़ी कूटनीति के तहत भारतीय राज्य में मिलाया गया था। शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौतियों का वर्णन करिए। ठीक है, तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो बहुत सी शरणार्थी भारत के, कुछ पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से भारत आ गए। तो इसके लिए सबसे बड़ी रहने के लिए आवास की व्यवस्था, रोजगार और आजीविका के साधन उपलब्ध कराना, ठीक है, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और विस्थापित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, ये बहुत बड़ी चुनौतियां थी। ठीक है, शरणार्थियों से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो लोग विभाजन या किसी अन्य कारण से अपना घर-बार छोड़कर दूसरे स्थान या देश में जाकर रहने के लिए मजबूर हुए, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। 1947 के भारत विभाजन के समय बड़ी संख्या में लोग भारत पाकिस्तान के बीच विस्थापित हुए थे। ठीक है, ये शरणार्थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे तथा के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे। आयोग ने भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अब तो 28 राज्य हो गए हैं। उस जब ये 1953 में बहुत कम राज्य थे भारत के। तो आपका राजनीतिशाला में आपने हमारे इन प्रश्नों को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और बेल का बटन दबाइए। आप